तो हेलो गाइस, हमारे 4-5 लेक्चर अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, लगभग हम लोग आखिरी की तरफ है इस चैप्टर में। आज हमारा थोड़ा सा आखिरी के मैं बोल सकता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक, इसको कोई इतना मोटा कर देता है यार, ये मार्कर इतना मोटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कंप्लेन करने वाला हूँ अब जल्दी ही, ठीक है? मज़ा नहीं आता लिखने में। तो हम लोग आज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, पहले एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्या क्या चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ठीक है? पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पर नया आया है। हालांकि पूरी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से पहले पहले जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में है वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन चलो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपका अचानक से इस वीडियो पे आते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए एक बार ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी है अभी तक, ठीक है? तो हमने लगभग, मुझे लग रहा है कि 4 से 5 लेक्चर इस चैप्टर के पूरे हो चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला क्या है, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया। लेकिन न्यूट्रिशन क्या, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। चल ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? फोटोसिंथेसिस जो है ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमने डाइजेशन पढ़ लिया है। डाइजेशन से मेरा मतलब है डाइजेशन किसी में भी, जितना डाइजेशन एनसीईआरटी में दिया है और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर का हमने पढ़ लिया। डाइजेशन का पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगर हम लोग बात करें तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या पूरा हो चुका है? हमारा रेस्पिरेशन भी पूरा हो चुका है। अगला आपका ट्रांसपोर्टेशन बचता है, और क्या बचता है आपका? एक्सक्रीशन बचता है। वो दोनों हम लोग अगले 2 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक लेक्चर अलग से लेंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एक लेक्चर और लेंगे जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। प्रॉपर आज एनसीईआरटी को आज हम लोग सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट या फिर वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को प्रॉपर फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। मैं खुद अपने हाथ से डायग्राम बनाऊंगा, तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। ये चीज बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है? बिल्कुल 100% आपको ये चीज मेरे ऊपर छोड़ देनी है। मैं बनाऊंगा, भाई खड़ा है, सब समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। जब तक तुम्हारा ये भाई यहाँ पे खड़ा है तब तक तुमको 10th क्लास के साइंस के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बताऊंगा वो आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, चिल्ड रहो आराम से। सिर्फ एक बार बैठो आराम से, शांति के साथ, एक कॉपी लो हाथ में और बैठ के इस लेक्चर को देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है? देखना ध्यान से। देखते हैं, तो हमारी एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, एक्टिविटी 5.7। उसके अगर हम लोग यहाँ पे आंसर्स देखें तो, ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पे आंसर्स देखें एक बार, तो ध्यान से एक बार आपको देखना है। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन, मतलब क्या है? अब देखो यहाँ मैंने बस खाली आंसर दिया हुआ है, यानी कि आपको एक्टिविटी एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर लेकर के बैठनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक दोगे तो उसके अंदर एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी को पढ़ो और उस एक्टिविटी को पढ़ के समझने का ट्राई करो। ये टास्क तुम्हारे ऊपर है, दिस इज ऑन यू ब्रो। ये टास्क तुम्हारे ऊपर है कि आप उसको पढ़े। आंसर मैं यहाँ पे सारे बता रहा हूँ, खुद से एक बार मेहनत करके देखो, मजा आता है, ठीक है? हर एक चीज अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो वो एंजॉयमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्या है, एक बार खुद से पढ़ने का ट्राई करो, बाकी तो आपका मैं बता रहा हूँ आंसर। तो क्या है? नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमंस, मेन में कितना होता है आपका? 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम एक बार अच्छे से, अगर हम लोग इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे लिखने में ग्लिच हो जाता है, ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है? अब 1 DL का मतलब कितना होता है? 100 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 100। अब इसको तुम ज्यादा अच्छे से फील, यहाँ मैंने क्यों चेंज किया? क्योंकि ये जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मिलीलीटर, इसको तुम ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। इस वाली बात को आप, अपना 3D2, इस वाली बात को आप ज्यादा अच्छे से फील यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्राम पर डेसीलीटर, और कितना अमाउंट है? मैन में क्या होता है आपका? नॉर्मल 13.8 टू 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। अब देखो 13 यानी कि आपका जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए किसी एक मैन में, यानी कि मैं गया अपने ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है? मैं गया अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए और मेरा क्या है? हीमोग्लोबिन 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर रिपोर्ट में आ गया है और डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझते इसका मतलब क्या है? 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है? ये क्या, मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पर आ चुका है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? मुझे बताना भाई, देखना बड़े ध्यान से। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, जाहिर सी बात है। अब देखो उसका कैसे पढ़ेंगे। 13.8 ग्राम ऑफ एचबी, मतलब क्या है? शिट यार, एचबी मतलब क्या है?
गंदी बात ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। 13.8 ग्राम ऑफ एच बी मतलब हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अगर तुमको नहीं पता है तो आपकी बुक में या फिर कॉपी जो भी आपने नोट्स लेकर के अपने सामने बैठे हो उसमें इस कंटेंट को आपको लिख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा इसका ऊपर अगर मैं करूँ तो हाँ ठीक है, इस कंटेंट को आपको वहां पर लिख लेना है कि 13.8 ग्राम पर डेसीलीटर क्या बोलना चाहता है। बढ़ जाएंगे आगे। ये क्या है आपका नॉर्मल लेवल, नॉर्मल रेंज क्या है, मेन के लिए 13.8 टू 17.2 है, वीमेन के लिए कितना होता है 12.1 टू 15.1, चिल्ड्रन के लिए कितना होता है 11 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब देखना वीमेन का चिल्ड्रन से भी कम है, औरतों का जो फीमेल्स का चिल्ड्रन से भी कम होता है हीमोग्लोबिन लेवल। क्यों होता है ये हमको समझने की जरूरत यहाँ पर है, ठीक है। देखना क्यों होता है, डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल्स इन मेन एंड वीमेन। क्यों होता है, मेन के पास क्या होते हैं ज्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं देन वीमेन ड्यू टू द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है ब्लड में, आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कहाँ पे होता है, आरबीसी में होता है। और अगर हम लोग बात करें मैन की, ठीक है, हमारे अंदर अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ये आपका टेस्टोस्टेरोन क्या करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्या करता है ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उससे हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैन के अंदर या फिर मेल के अंदर फीमेल से ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। क्या मैं इस बात को फिर से बोलूं एक बार, मेल का हीमोग्लोबिन फीमेल से ज्यादा क्यों होता है नॉर्मल रेंज, मेल का हीमोग्लोबिन फीमेल से ज्यादा क्यों होता है नॉर्मल रेंज, क्यों होता है, क्योंकि मैन के अंदर या फिर मेल के अंदर एक हार्मोन, तो इसको हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, इसका नाम क्या है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है उसका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन करता क्या है आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा आरबीसी बढ़ेगा, जिससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। बाकी और भी रीजंस यहाँ पे होते हैं जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगला क्या देखना, हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में कितना, जहां हम लोग बफेलो या फिर काऊ की बात करें, कि गाय भैंस की बात करें, बफेलो काऊ एडल्ट मेल में कितना होता है 12 से 15, फीमेल में कितना होता है 10 टू 14, और काफ्स यानी कि बच्चों में कितना होता है 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। अगला देखना एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल्स। अब यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस चीज का। हायर हीमोग्लोबिन लेवल्स इन मेल्स आर ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस। पढ़ लिया टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, फीमेल में नहीं होता है। अगला क्या है रीजन, females typically have lower hemoglobin due to hemoglobin levels due to menstrual blood loss in humans and different hormonal balances, है ना। मतलब क्या हुआ, फीमेल्स के अंदर जिसको हम लोग पीरियड्स का ब्लड बोलते हैं, पीरियड्स ब्लड लॉस या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस भी फीमेल्स के अंदर होता है, इसलिए क्या है हीमोग्लोबिन का लेवल उनके अंदर थोड़ा कम पाया जाता है मेल से मुकाबले। हालांकि मेजर वजह क्या है टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस भी आपका एक रीजन इस चीज का है। बढ़ते हैं आगे हम लोग इसके, ठीक है। समझना क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला तो हो चुका है। अब क्या लिख दिया है, ब्लड हमारा जो कि ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का मतलब क्या है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है किसी भी चीज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ब्लड किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, खाने का करता है, ऑक्सीजन का करता है, और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। ये क्या है तुम्हारा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ब्लड को बोलते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक चीज मैं यहाँ पे तुमको बताना चाहता हूँ, ये अगर इस तरह से चलेगा तो ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये फिर इसको वो वाले डार्क वाले से करता हूँ, हाँ इससे करता हूँ, ठीक। अरे यार इस तरह करता है क्या, ये चलता है, अरे फालतू है, ये सही है, ठीक है। ठीक, अब ये क्या आपके ब्लड के पार्ट्स हैं, तो क्या क्या चीजें ब्लड में पाई जाती हैं। तो ये वाला क्या है तुम्हारा लिक्विड कंटेंट है ब्लड का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड, और ये क्या है हमारा सॉलिड कंटेंट है ब्लड का, इसको हम लोग ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से, इनको हम लोग क्या, ये प्लाज्मा लिक्विड कंटेंट है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ब्लड सेल्स भी बोला जाता है इनको। दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो तुमको अच्छा लगता है वो बोलना, या फिर दोनों ही याद रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी सवाल एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब देखना बड़े ध्यान से, प्लाज्मा क्या है, वो फ्लूइड मीडियम है, वो लिक्विड मीडियम है जहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, ये वाले सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। करता क्या है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है,
क्या कुछ बच्चों के मन में ये सवाल है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, वेस्ट है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप मर जाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि जिन बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है, ठीक है, एक थोड़ी सी बात मैं उन बच्चों के बारे में बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है वो एक नंबर के बेवकूफ है, जिसको हम लोग निहायती बेवकूफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, प्लाज्मा की हेल्प से नहीं होता। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो आरबीसी, ये देखो ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन, यहाँ आ गया नीचे। डब्ल्यूबीसी किस चीज में हेल्प करता है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। अगला क्या, प्लेटलेट, सबको पता फेमस है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है या फिर ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। अब हमारा आ गया हार्ट, द पंपिंग। देखो भाई, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एज बिग एज आर फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी जो हमारी होती है ये वाली, इतना बराबर आपका होता है ये वाला, ठीक है, इतना बराबर आपका हार्ट होता है। 4 चैम्बर होते हैं इसके पास, जिससे क्या, चैम्बर होने का फायदा क्या है, मिक्सिंग नहीं हो पाती है। फालतू यार, इतना मोटा। यहाँ पे क्या है, इसका फायदा क्या है आपका, मिक्सिंग नहीं हो पाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, और डीऑक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग, डीऑक्सी और ऑक्सीजनेट। अब देखना बड़े ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये आपका डायग्राम है, आपको ये बनाना आना चाहिए। लेकिन तुमको ये डायग्राम प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, बल्कि मैं तुमको एक हैंडमेड डायग्राम लेकर के आऊंगा अगली क्लास में। अगर तुमको चाहिए तो मुझे बताना, एकदम बेसिक डायग्राम है और नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर क्या मिलेंगे, पूरे मिलेंगे आपको, उस डायग्राम से भी पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो क्या है आपका, ये हैंडमेड में डायग्राम लेकर के तुम्हारे लिए आने वाला हूँ। ऐसा ही डायग्राम है, लेकिन उसको बनाना तुम्हारे लिए थोड़ा सा इससे ज्यादा आसान वहां पर लगेगा, ठीक है। सारे के सारे पार्ट इसके वाले आ जाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है कि सर हमको वो डायग्राम देखना है, वो डायग्राम हमको चाहिए, तो मैं अगले क्लास में उस डायग्राम को ले आऊंगा। अब देखना क्या क्या पार्ट होते हैं आपके। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन। अब देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे। पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर आपका फ्लो चार्ट, एक आपका डायग्राम हम लोग हार्ट का यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको रेड बना लो कि हार्ट है। मान लो ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा लंग्स है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लड सेल है या फिर ब्लड टिश्यू है। ठीक है, तो इनका नामकरण कर दूँ, रेड कलर से लिखूँ, पीले से लिखता हूँ, चलो। ये क्या हमारा लंग्स है, ठीक। ये आपका डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, अगर तुमको पता है तो। थोड़ा सा आपका वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको, ठीक है। टेढ़ा हो गया भाई, उतना चला लेना काम। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, एट्रियम बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एट्रियम, और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल। वैसे ये भी एट्रियम है और ये भी क्या आपका वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारा क्या, ब्लड सेल या फिर ब्लड टिश्यू, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टिश्यू बोल रहा हूँ बॉडी का, सॉरी ब्लड सेल नहीं, बॉडी सेल या फिर बॉडी टिश्यू, ठीक है, गलती हो गई वहां पर। अब देखना बड़े ध्यान से, लंग्स से क्या आ रहा है आपका, ऑक्सीजन आ रही है। लंग्स में क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पड़ी हुई है। तो लंग्स के पास क्या है, मैं रेड कलर से बनाऊंगा, ठीक है, ऑक्सीजन को। लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है भर भर करके, ठीक है। लंग्स में से ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी आपकी, मैं इससे बनाऊंगा, ठीक है, डॉटेड लाइन से, या फिर नहीं आ रही, खराब लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट सीधी लाइन से बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि सही लगेगा, सही से बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, हाँ चलो ठीक है। ये आपकी मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है। ब्लड वेसल का मतलब क्या है, वो ट्यूब जहां से ब्लड फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल बोलते हैं। यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी इस ब्लड वेसल के अंदर आएगी। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। सिंपल बात हो गई। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। कौन सा ब्लड है ये आपका, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल, ये जो ट्यूब जो ब्लड को फ्लो करा रही है यहाँ पे, इस ट्यूब का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है, इस कलर से। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी
वेन, क्या नाम है इसका, पल्मोनरी। ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। अगला देखो, अब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड को यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देना इसको, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, ऑक्सी, रुक जा यार क्या हो रहा है, ये तो क्यों बन गया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखना आगे, इसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब फिल हो चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में आपकी ट्यूब खाली होती है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होती है, आपकी जगह खाली होती है। यहाँ पे हालांकि वॉल्व होती है ब्रदर, लेकिन वॉल्व आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं खाली इसको एक खाली जगह के रूप में बोलूंगा। यहाँ पे रियल में क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रियल में क्या होता है, ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होती है, क्या होती है यहाँ पे प्रेजेंट, वॉल्व, जो कि जब इसके अंदर ब्लड भर जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका, एक्सपेंड हो जाएगा। ये क्या होगा, इसके अंदर जब ब्लड भर जाएगा तो इसकी वॉल्स आपकी एक्सपेंड होंगी, जिससे प्रेशर पड़ेगा नीचे, और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा आपका, नीचे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड आपका यहाँ नीचे आपका ब्लड जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आपका जो है वो ब्लड से भर जाएगा। क्या जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भाई। फिर क्या होता है आपका, ये जो आपकी वॉल्व है ये तुरंत बंद हो जाती है। ये वॉल्व क्या हो जाती है तुरंत, ऐसे करके, ये वॉल्व क्या होती है तुरंत ऐसे करके बंद हो जाती है, जिससे क्या हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। तो ये चीज यहाँ पे आपकी होती है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये आपका ब्लड से भर गया, अब यहाँ से एक और दूसरी ब्लड वेसल निकलेगी, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, कहाँ पे लेके जाएगी, बॉडी के टिश्यूज में लेके जाएगी। तो ये वाला ब्लड भी, अब यहाँ से आपका ब्लड आगे बढ़ेगा। अब बोलोगे यहाँ से कैसे गया ब्लड, और तुम्हारा क्या आएगा सवाल कि इसके अंदर से इसमें कैसे ब्लड गया, फिर यहाँ से यहाँ पे कैसे ब्लड गया। ठीक है, हार्ट के अंदर से ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे जा रहा है, या फिर ब्लड वेसल से हार्ट में ब्लड कैसे जा रहा है, ये आपका आएगा सवाल। तो कैसे जा रहा है, इसका आंसर ये है कि यहाँ पर भी आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में वॉल्व नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाली जो ब्लड वेसल है, इसका नाम क्या हमारा, एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे आता है तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा इसके अंदर, किसकी हेल्प से, कैपिलरीज की हेल्प से। एक और टाइप की ब्लड वेसल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज, जो आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करती है। हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो परेशान मत होना बहुत ज्यादा। क्या होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका यहाँ पे जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन हमको अब ब्लड के टिश्यूज में, सॉरी बॉडी के टिश्यूज में हमको ऑक्सीजन मिल चुकी है। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होगा, अभी जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं प्रोसेस, रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, यानी कि क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको देखना भाई, नीचे लिख रहा हूँ। तो आपका जो भी क्या था, ग्लूकोज था, जब ऑक्सीजन यहाँ से हमको मिल गई तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेगा, क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, CO2, और क्या बनाएगा, H2O। क्या ये रिएक्शन देख के तुमको कुछ याद आया, कोई प्रोसेस, एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा बीच में माइक बंद हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि यहाँ का, इसके आगे का थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, उसमें साउंड नहीं गई है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या है, टिश्यू के अंदर जब ये रेस्पिरेशन हुआ तो क्या भर गया, CO2 भर गया, और CO2 हमारे लिए क्या टॉक्सिक है, हमारे बॉडी के किसी भी काम का CO2 नहीं होता है। तो अब करेंगे क्या हम लोग, इस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी का यही मकसद है। तो यहाँ से अब एक ब्लड वेसल चलेगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेना कावा बोल रहे हैं। और वेना कावा दो टाइप की, एक सुपीरियर वेना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट से CO2 को लेकर के आती है, क्योंकि बॉडी सेल क्या है, हर जगह पर है। बॉडी बनी ही किस चीज से, सेल से बनी है, यानी कि बॉडी सेल हर जगह पर है, और हर एक सेल अपना अपना रेस्पिरेशन करने में सक्षम होता है। तो वहां पर रेस्पिरेशन कर रहा है, लगातार रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का यूज जहां जहां पे होगा वहां वहां पे CO2 भी बनेगा, CO2 बन रहा है। तो जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट से लेकर के आ रहा है CO2 को, वो कह रहा है सुपीरियर वेना कावा। और दूसरा क्या होगा, सुपीरियर का उल्टा क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने लगा भी लिया होगा, इंफीरियर वेना कावा। ये कहां से लेके आता है, लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के आता है। बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। अब क्या होगा, देखना बड़े ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा, हाँ ठीक है, CO2 रिच ब्लड इसके अंदर भर जाएगा। फिर वही खेल होने वाला है जो यहाँ पे हुआ था। क्या खेल है, फिर से यहाँ पर क्या होगा, जब ये भर जाएगा
जब ये भर जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा एक बार फिर से इसका। जब ये भर जाएगा पूरा का पूरा तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से वॉल्व जो हमारा है वो खुल जाएगा। जब वॉल्व खुलेगा तो ब्लड कहाँ फ्लो हो जाएगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में फ्लो करके आ जाए। अब कौन भर जाएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल हमारा अब भर जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेकर के जाएगा, एक और ब्लड वेसल, एक और ब्लड वेसल, ठीक है, एक और ब्लड वेसल आपकी यहाँ पर आती है सीन में। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का वर्ड मतलब ही क्या होता है, लंग्स होता है। पल्मोनरी वर्ड बायोलॉजी में जहां जहां पे आएगा उसका मतलब है लंग्स। ये फिर यहाँ पे देख लो, लंग्स से जो ब्लड वेसल आ रही है उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो आपकी लंग्स की तरफ ब्लड वेसल जा रही है उसका नाम भी क्या है, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, पल्मोनरी, सॉरी वेन नहीं, आर्टरी। इसका मामला थोड़ा सा उल्टा चलता है। नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में थोड़ा सा मामला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ब्लड है आपका, CO2 रिच ब्लड यहाँ पे लगातार फ्लो कर रहा है। ठीक है, बस हो गया सिंपल। यहाँ पर लंग्स के कर्व में क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CO2 इनको मिल गया, बड़ा खराब लिखा है यार CO2, तो क्या मिल गया इनको, यहाँ पर CO2 मिल गया। CO2 आपका बाहर बॉडी के चला जाएगा। वैसे यहाँ से क्या मिला था इनको, O2 मिला था, O2 आपका अंदर आ गया था। एक बार O2 का भी डायरेक्शन यहाँ पे बना देता हूँ जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब मुझे बताओ, ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। ये हमारा क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी मान लो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी मान लो। ये तुम्हारा इतना क्लियर हो चुका है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी। 12th में भी तुमको एग्जैक्टली यही पढ़ना है। मैं 12th क्लास में भी एग्जैक्टली यही चीज़ें पढ़ाता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली बस खाली क्या है, थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्व वगैरह का नाम आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे जान जाएगी कौन कौन सी वॉल्व होती है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, कितने प्रेशर से फ्लो करता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। अंतर उतना ही, हालांकि प्रेशर वाला मामला एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इसलिए मैं प्रेशर वाला मामला तुमको भी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर रख रहे हैं। एक बार मैं इसका रिविजन करा दूँ लास्ट में। क्या हुआ था पहले, सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स के पास क्या आता है, बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है। ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, हमारी ब्लड वेसल में जाएगा। उस ब्लड वेसल से फ्लो होते हुए ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच जाएगा। हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। देखो ऐसे अगर खड़े हो गए तो ये राइट लगेगा, लेकिन हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं बायोलॉजी में तो हम लोग उसके ऊपर अपने आप को रखते हैं। ऐसे मैं अपने आप को रखता हूँ, ये मेरा कौन सा पार्ट है, तुम ऐसे करके होना खड़े, जैसे कैमरे को देख रहे हो उसके अपोजिट होना खड़े, कैमरे की तरफ पीठ करके खड़े होना है तुमको, तो तुम जान जाओगे। मान लो मैं अपने आप को यहाँ पर बनाऊंगा, तो मैं ऐसे तो अपने आप को बनाऊंगा नहीं, मैं ऐसे बनाऊंगा ना अपने आप को, मेरा हार्ट में ऐसे करके बनाऊंगा। तो ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और ये क्या है, राइट पार्ट है। सिंपल बात है, ऐसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से। तो आपका यहाँ से ब्लड, लंग्स से ब्लड कहाँ पर आया, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। जब लेफ्ट एट्रियम भर गया पूरा का पूरा, जब ये भर गया तो आपकी इसके जो आपका वॉल्व होता है इसके ऊपर प्रेशर पड़ा और वॉल्व खुल गए, जिससे ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में किसकी हेल्प से आया, पल्मोनरी वेन की हेल्प से आया। फिर क्या होगा, जब इसके अंदर ब्लड भर गया तो ब्लड अब कहाँ जाएगा, एओर्टा नाम की ब्लड वेसल में जाएगा। उसके होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, टिश्यू में पहुंच जाएगा। जब टिश्यू को एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया तो क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन। ये क्या हो रहा है आपका, रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज से आपकी क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, साथ में CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, चलो कहीं ना कहीं यूज होंगी, लेकिन ये जो हमारा एक फालतू चीज़ यहाँ पर बनी है, ये यहाँ पे हमारी क्या बनी है, फालतू चीज बनी है CO2 नाम की। ये हमारी बॉडी के लिए क्या टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी से निकालना भी पड़ेगा, और निकालने का भी काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। यहाँ से टिश्यू में से CO2 एक दूसरी ब्लड वेसल में जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। दो टाइप की होती है, एक जो ऊपर वाली बॉडी से लेकर के आती है CO2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे से लेकर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंच चुका है, राइट एट्रियम में पहुंच गया। कौन लेकर के आया, वेना कावा लेकर के। जब राइट एट्रियम में ये पहुंच गया तो अब राइट एट्रियम से ये कहां पर जाएगा, फिर से प्रेशर पड़ेगा तो वॉल्व खुल जाएगी। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी नाम की ब्लड वेसल लेकर के जाती है, जिससे CO2 कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। लंग्स से CO2 बॉडी के बाहर एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन के प्रोसेस से।
इतना था हमारा आज का ये लेक्चर। हालांकि अभी 4-5 स्लाइड और बाकी थी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो चुकी है, चीज़ें आपके लिए भारी हो चुकी हैं। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट एक ऐसी चीज़ है। फिर मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, एक बार तुम इसका डायग्राम देख लो, एक बार इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट हो जाना, स्क्रीनशॉट एक बार इसका आप खींच लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा तुम्हारा सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। बताना भाई, इतना खतरनाक अगर सर्कुलेशन कोई पढ़ा रहा है तो यूट्यूब पे या फिर तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, बताना इस बारे में मुझे प्लीज़, आप बताएंगे। अब हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलेंगे अगले लेक्चर में, चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन को मैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक पार्ट यहाँ पूरा हो चुका है, अगला पार्ट हमारा थ्योरेटिकल है, उसको वहाँ पे हम लोग पूरा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करो भाई, दवा करके अच्छे से पढ़ाई करो। अगर एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम के ऊपर फोकस करो, वीडियोस भी साथ साथ में देखते रहो जितना भी टाइम मिले उसमें। थैंक यू गाइस।